साल 2025 टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल लेकर आया। एक समय था जब अमेरिका का एनवीडिया एआई चिप मार्केट पर राज कर रहा था, लेकिन अचानक चीन की डीपसीक R1 ने ऐसा दांव चला कि एनवीडिया को 600 अरब डॉलर का झटका लग गया। टेक्नोलॉजी की दुनिया हमेशा से बदलाव के दौर से गुजरती रही है। साल 2000 में .com बबल फूटा, 2008 में बैंकिंग सिस्टम धराशायी हुआ और अब 2025 में एआई की जंग तेज हो गई है। चीन के डीपसीक R1 ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और अब सवाल ये है, क्या अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा? डीपसीक R1 ने ऐसा क्या किया जिससे एनवीडिया का पूरा सिस्टम हिल गया? अब टेक की दुनिया का नया किंग कौन होगा? और सबसे बड़ा सवाल, भारत इस रेस में कहां खड़ा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, साल 2000 टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐतिहासिक मोड़ था, जब इंटरनेट का क्रेज अपने चरम पर था और इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में पैसा लगाने को तैयार थे, बशर्ते उसका नाम .com से जुड़ा हो। नई नई वेबसाइटें रातों रात करोड़ों डॉलर जुटा रही थीं, भले ही उनका कोई ठोस बिजनेस मॉडल हो या ना हो। लोगों को लग रहा था कि इंटरनेट फ्यूचर है और इसमें पैसा लगाने का मतलब है तगड़ा मुनाफा। 90 के दशक के अंत में इंटरनेट की तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी ने टेक कंपनियों को जबरदस्त फायदा पहुंचाया था। कोई भी स्टार्टअप जो खुद को डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बताता, उसे इन्वेस्टर से मोटा पैसा मिल जाता था। अमेज़न, याहू, ईबे जैसी कंपनियों की सफलता ने इस आग में घी डालने का काम किया। हर कोई इंटरनेट कंपनियों में पैसा झोंक रहा था, इस उम्मीद में कि वो जल्द ही अरबों की कंपनियां बन जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन कंपनियों के पास कोई मजबूत बिजनेस मॉडल नहीं था। वे सिर्फ हाइप और इन्वेस्टर्स के पैसों पर चल रही थी। प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन शेयर मार्केट में इनके स्टॉक्स आसमान छू रहे थे। नैस्डैक इंडेक्स, जिसमें ज्यादातर टेक कंपनियां लिस्टेड थीं, लगातार ऊंचाइयों पर जा रहा था। फिर आया साल 2000, जब इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वे जिस सपने को सच मान रहे थे वह असल में एकदम झूठ था। जब कंपनियां मुनाफा कमाने में नाकाम रहीं तो घबराहट फैलने लगी। इन्वेस्टर्स ने अपने पैसों को निकालना शुरू कर दिया और देखते ही देखते शेयर मार्केट धराशायी हो गया। नैस्डैक इंडेक्स 78% गिर गया और करीब $5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। हजारों कंपनियां दिवालिया हो गई और लाखों की जमा पूंजी डूब गई। .com बबल ने हमें यह सिखाया, सिर्फ हाइप के दम पर बिजनेस नहीं चलता। अमेज़न, गूगल, ईबे जैसी कंपनियां मजबूत बिजनेस मॉडल और प्रॉफिट के दम पर बची, न कि इन्वेस्टर्स के पैसों पर। इनोवेशन में पैसा लगाने से पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, रणनीति और पेशेंस जरूरी है। उसके बाद आया साल 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस, जो दुनिया के सबसे बड़े रिसेशन में से एक था, जिसने करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन ली, कई बड़े बिजनेस तबाह हो गए और इसने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हिला कर रख दिया। 2008, you had something close to a bubble. इस संकट की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इस रिसेशन का कारण था सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस, यानी बिना जांच पड़ताल के जरूरत से ज्यादा लोन देना, जिससे पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। आइए जानते हैं आखिर यह संकट बना कैसे। साल 2000 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से बढ़ रहा था। लोगों को घर खरीदने के लिए आसानी से लोन मिल रहे थे और बैंक भारी मात्रा में पैसे उधार दे रहे थे। पहले लोन देने के लिए बैंकों को यह देखना पड़ता था कि उधार लेने वाले की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। बैंक उन लोगों को भी लोन देने लगे जिनकी इनकम स्टेबल नहीं थी या जो ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन नहीं चुका सकते थे। इन्हें सब प्राइम लोन कहा जाता था, यानी ऐसे लोन जो ज्यादा जोखिम भरे थे। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सोच रहे थे कि रियल एस्टेट की कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा।
उन्होंने इस लोन को इन्वेस्टमेंट के रूप में पैक करके बेचना शुरू कर दिया। पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री इससे मुनाफा कमा रही थी, लेकिन असली संकट तब शुरू हुआ जब लोगों ने लोन चुकाना बंद कर दिया। जैसे जैसे लोन डिफॉल्ट बढ़ने लगे, बैंक और निवेशक घबरा गए। रियल एस्टेट मार्केट में अचानक गिरावट आ गई और घरों की कीमतें गिरने लगी। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों ने भारी कर्ज लेकर घर खरीदे थे, उनके घर अब उस कीमत के लायक भी नहीं रहे। वे लोन चुकाने की स्थिति में नहीं थे और बैंकों के पास भारी मात्रा में डिफॉल्टेड लोन इकट्ठा हो गए। इसका सबसे बड़ा असर उस बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों पर पड़ा जिन्होंने इन लोन को पैकेज करके इन्वेस्टर्स को बेचा था। जब इनकी वैल्यू गिर गई तो कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो गए। 15 सितंबर साल 2008 को अमेरिका के दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक लेहमन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। ये 158 साल पुरानी फर्म थी, लेकिन इस संकट से नहीं बच सकी। लेहमन ब्रदर्स का पतन फाइनेंशियल मार्केट में दहशत फैलाने वाला था, क्योंकि इससे पहले कोई इतना बड़ा बैंक इतनी तेजी से नहीं गिरा था। लेहमन ब्रदर्स के डूबने के बाद कई और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन संकट में आ गए। AIG अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, जो उस समय की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी, वो भी बर्बाद होने के कगार पर थी। पूरे अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम को गिरने से बचाने के लिए अमेरिकी सरकार को $700 अरब का बेल आउट पैकेज देना पड़ा ताकि बैंकिंग सेक्टर संभल सके। 2008 की मंदी ने यह साबित कर दिया कि बिना ठोस आधार के बनी कोई भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट लंबे समय तक नहीं टिक सकती। यह संकट एक चेतावनी थी कि अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे भागा जाए और फाइनेंशियल रिस्क को नजरअंदाज किया जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था गिर सकती है। इस मंदी से उभरने में दुनिया को कई साल लगे, लेकिन इसने निवेशकों, बैंकों और आम लोगों को एक जरूरी सबक सिखाया। फाइनेंशियल डिसिप्लिन और समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना ही असली सफलता की चाबी है। साल 2023 से 2025 तक AI और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जबरदस्त बदलाव देखने को मिले। शुरुआत में एनवीडिया का पूरे मार्केट पर एक छत्र राज था। उसके महंगे GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के बिना कोई बड़ा AI मॉडल चल ही नहीं सकता था, चाहे स्टार्टअप हो या क्लाउड कंपनी। हर कोई एनवीडिया के चिप्स को खरीदने के लिए मजबूर था। लेकिन फिर 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गेम को पलट कर रख दिया। चीन की कंपनी DeepSeek R1 ने ऐसा AI मॉडल बना दिया जिसे एनवीडिया के चिप्स की जरूरत ही नहीं थी। सबसे बड़ी बात, ये मॉडल 90% सस्ता और 50% ज्यादा तेज चलता था। ये सुनते ही टेक इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। क्लाउड सर्विस कंपनियों जैसे AWS, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एजोर को एनवीडिया के महंगे GPU को खरीदने की जरूरत नहीं रही। उन्होंने तुरंत अपने एनवीडिया के ऑर्डर कैंसिल कर दिए। इसके बाद एनवीडिया के शेयर 40% तक गिर गए। जो कंपनी कल तक AI की बादशाह थी, वो अब मुश्किल में फंस गई। इन्वेस्टर्स में खलबली मच गई। आपको क्या लगता है, एनवीडिया फिर से उठ पाएगी या फिर उसका वक्त खत्म हो गया? कमेंट करके बताएं। DeepSeek R1 ने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। इनोवेशन ही असली ताकत है। अब सवाल ये है कि एनवीडिया वापसी करेगी या फिर DeepSeek नया बादशाह बन जाएगा। DeepSeek R1 की सफलता महज संयोग नहीं थी, ये चीन सरकार की सोची समझी रणनीति थी। चीन ने अपने AI स्टार्टअप को गोपनीय तरीके से फंडिंग दी और उन्हें सुपर कंप्यूटर एक्सेस दिया। चीन की सरकार का टारगेट था कि वो AI की दुनिया में अमेरिका को पीछे छोड़ दे। अब अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी की जंग छिड़ गई है। चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने 2025 तक हाईटेक इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनने का टारगेट रखा। उनकी कंपनियों को सरकारी सपोर्ट मिला और हर साल 1 करोड़ से ज्यादा स्टेम ग्रेजुएट तैयार किए गए। अब चीन के पास 30% ग्लोबल AI पेटेंट है, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 25% ही है। आइए बात करते हैं भारत की। दोस्तों, सच कहें तो हम अभी भी इस रेस में काफी पीछे हैं। हम हर साल चीन से $120 अरब के इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं।
हमारे पास स्टार्टअप्स हैं, लेकिन डीप सीक जैसा ग्लोबल एआई मॉडल नहीं है। आधार और कोविन जैसे प्लेटफॉर्म हमारी ताकत हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हम कमजोर हैं। 5G का विस्तार धीमा है और टैलेंट माइग्रेशन हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन उम्मीद है। हमारे पास दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। हमारे इंजीनियर्स कम लागत में कमाल कर सकते हैं। सरकार की PLI स्कीम एक अच्छी शुरुआत है। अगर हम अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाएं, AI को स्कूल कॉलेज में शामिल करें और स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट दें, तो भारत भी टेक सुपर पावर बन सकता है। डीप सी कार्बन ने दिखा दिया कि कम रिसोर्सेज में भी इनोवेशन मुमकिन है। अगर चीन कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? हमें बस सही दिशा और मेहनत की जरूरत है। अब सवाल ये है कि भारत इस बदलाव में खिलाड़ी बनेगा या सिर्फ दर्शक बना रहेगा। अगर हम सही कदम उठाते हैं तो भारत दुनिया का नया टेक लीडर बन सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। साथ ही ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू सो मच।